थैंक यू सो मच। थोडंसं रिव्हिजन वरती जाऊया। दत्ता सरांचं ट्रेनिंग होण्याच्या आधी 2-4 गोष्टीवरती आपण डिस्कशन केलं होतं। त्यातला पहिला मुद्दा होता क्रिप्टो का केली पाहिजे। त्यातले 2 रीजन मी सांगितले होते। एक तो हिंदी में स्टार्ट करते। मैंने जो कुछ भी बताया था उसमें से मैंने 2 रीजन बताए थे कि क्रिप्टो हमारे पास में क्यों होनी चाहिए। जिस तरह से सोना हम लोग रखते हैं, भाव बढ़ेगा इसलिए और बुरे वक्त में बेचकर पैसा आएगा इसलिए। सेम रीजन क्रिप्टो में रखने के पीछे ये है कि उसका CVR सबसे ज्यादा है, CAGR, और हम लोग उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। जमीन को लिक्विडेट करने के लिए 15 दिन महीना लगेगा, सोने को लिक्विडेट करने के लिए 1 घंटा 2 घंटे में हो जाता है। अगर डिजिटल क्रिप्टो है तो विद इन कितने देर में होना चाहिए? कुछ सेकंड। तो अपना बेनिफिट क्या है? इमीडिएटली लिक्विडेट होने वाली क्रिप्टो हमारे पास में होनी चाहिए। अब लास्ट और आखिरी मेरे तरफ से ये रीजन ये रहेगा कि कोई भी जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग बाय चॉइस आते हैं या फोर्सफुली आते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, फोन पे मार्केट में आया, जैसे ही आया कितने लोगों ने इमीडिएटली अपने मोबाइल में फोन पे इंस्टॉल किया? हैंड रेज करो। जैसे ही आया था 1 2 3 4 5। कितने लोगों ने रिवॉर्ड उस पे मिल रहा था इसलिए बाद में फिर इंस्टॉल किया? 10 15 20 25। ओके, अब सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इन लोगों ने जबरदस्ती इंस्टॉल करने लगाया इसलिए किया। जैसे कि मान लेते इस होटल में मैं खाना खाने के लिए आया और मैंने खाना खाने के बाद उससे ये कहा कि बॉस मेरे पास में कैश नहीं है, तो उसको सामने मेरे को QR कोड रखना पड़ेगा। अगर नहीं है उसके पास तो हम जैसे लोगों ने उनसे क्या कहा कि बॉस नुक्कड़ की पान की स्टॉल पे भी अभी QR कोड आ गया, तू तो होटल खोल के बैठा है, तुझे फोन पे रखना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई कैश नहीं। तो जबरदस्ती उसको क्या करना पड़ा? फोन पे इंस्टॉल करना पड़ा। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर जबरदस्ती से किसी पे थोपी जाती है तो कभी भी उसको एक्सेप्टेंस में नहीं लाया जा सकता। डे टू डे लाइफ में हम लोग हमेशा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो इस्तेमाल में आते वक्त लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, रिजॉल्व कर रही है, तो डेफिनेटली लोग खुद होकर उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर जाके मार्केट कैपिटल बड़ा क्रिएट होता है। ऐसे ही सेम सिचुएशन है क्रिप्टो के अंदर। आज आपको बाय चॉइस इसको एंटर होने का मौका है। आने वाले समय में बाय फोर्स आपको इसके अंदर आना पड़ेगा। यह है तीसरा कारण। ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा क्यों? इसका लॉजिकल आंसर क्या है? तो देखिए, हम लोग वेब 1 जब इस्तेमाल करते थे, जैसे ही इंटरनेट की खोज हुई, तो सबसे पहले इंटरनेट हमारे घर में था क्या? नहीं था। कौन लोग यूज कर रहे थे? जो साइंटिफिक लोग हैं, डेटा वहाँ पे सिर्फ रीड करने के लिए वेब 1 का इस्तेमाल कर रहे थे। किसी को कोई पैसा मिल रहा था क्या उस टेक्नोलॉजी से? कुछ। लेकिन हम लोग जो अभी की डेट में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो है वेब 2.0। अब इसको इस्तेमाल करते वक्त इस पे अगर किसी ने फेसबुक बनाया है तो आज वो कहाँ पे है? टॉप रिचेस्ट पर्सन है। अगर इंडिया वर्ल्ड के हम लोग अगर वहाँ पे 100 टॉप रिचेस्ट पर्सन्स निकालेंगे तो उसके अंदर उसका नाम है। जिसने गूगल को डिस्कवर किया आज वो वहाँ पे बैठा है। यूट्यूब, जितने भी आप ओला उबर जैसे लेटेस्ट आए हुए एप्लीकेशन देखें, कम्युनिटी जैसे ही उसके अंदर चली आई, ऑटोमेटिकली आज वो कहाँ पे? काफी बड़ा वैल्यूएशन लगा के बैठे हुए। इसका मतलब क्या है कि वहां पर अगर कोई क्रिएटर आकर अपनी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहा है तो उसको बड़ा बनने का मौका मिल रहा है वेब 2.0। वो जो फेसबुक, यूट्यूब, ओला उबर के एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, तो क्या फेसबुक वाला हमें रिचार्ज करने के लिए पेमेंट दे रहा है क्या? हम हमारा रिचार्ज कैसे कर रहे हैं? अपने जेब से कर रहे हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो दिन में मिनिमम 2 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं? हाथ ऊपर रहते। मैक्सिमम 90% से ज्यादा के लोग। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं रिपोर्ट भी आपको शो करके दिखा सकता हूँ। लॉकडाउन के सिचुएशन में मैक्सिमम जो टाइम फ्रेम लोग वहाँ पे इंटरनेट पे गुजार रहे थे, वो टाइम फ्रेम था मोर देन 12 आवर्स।
12 घंटे, 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त उन्होंने गुजारा। आज का एवरेज टाइमिंग अगर देखेंगे तो 6 घंटे का एवरेज टाइमिंग आता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट के यूजर्स है, क्यों? सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया में। इसको हम लोग दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट बनाने वाले ने इसलिए बनाया था कि इंफॉर्मेशन जल्दी से पहुंच पाए। हम लोग आज उस पर जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें हो सकता है कि हमारे हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, कुछ लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम यूज किस लिए हो रहा है? अनवांटेड अनप्रोडक्टिव कामों के लिए हो रहा है। अगर वही आदत हम लोग अगर चेंज करेंगे तो डेफिनेटली एक टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और आने वाले समय में आप जो डिजिटल एरा आने वाला है, मतलब आ चुका है, शुरुआत हो चुकी है, अगले कुछ ही सालों में आप उसके चेंजेस देखोगे। उसको कहा जाता है वेब 3.0। इसमें अगर हम रिचार्ज कर रहे हैं, अगर हम किसी कंटेंट को वहां पर देख रहे हैं, तो हमें कमाने का मौका मिलेगा। लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में हर एक के मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि बॉस घर बैठे कुछ न कुछ पैसा बनाने की मशीन हमारे पास में होनी चाहिए। बराबर है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी को अच्छे से आपसे 2 दिन पहले से सीखना चालू किया, इसलिए समझा सकता हूँ। मैंने उतने सेशंस लिए हैं इंडिया भर में कि बहुत सारे लोग मेरे थ्रू वहाँ पे ट्रेन होकर चले गए। उनको समझाते समझाते मेरा नॉलेज क्या हो गया, बढ़ा। जामले साहब ने क्या बोला कि अगर आप किसी से शेयर करते हो तो आपका नॉलेज क्या होता है, दुगना हो जाता है। तो नॉलेज देने से बढ़ता है। तो इसी सिचुएशन में आज भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं क्रिप्टो 100% जानता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि मैं भी अपडेट कर रहा हूँ अपने आप को, और हर किसी को अपडेट करने की जरूरत है, ये मैं समझ रहा हूँ। क्यों? देखिए, वेब 3.0 के अंदर अगर हम लोग कोई मूवी देख रहे हैं, उसके बीच में हमने अगर 5 एड्स देख लिए, अगर मान लेते हैं हम लोग किसी यूट्यूब के ऊपर या आज के डेट में कर रहे हैं, हमें कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता है। लेकिन वेब 3.0 के अंदर वो 5 एड्स हमने देखी, इसका इमीडिएटली रिवॉर्ड हमारे वॉलेट में आएगा। तो वॉलेट किस फॉर्म में आएगा हमारे पास में? क्रिप्टो के फॉर्म में। इमीडिएटली हम लोग उसको भुना पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पे ले जा पाएंगे, एक्सचेंज पे बेच पाएंगे, स्वैप कर पाएंगे, या फिर उससे कुछ और वहां पर मल्टीपल जगह पे हम लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे। आज इंडिया में अगर हम लोग कोई शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो अकाउंट ओपन करते वक्त हम लोग सिर्फ इंडिया के शेयर्स वहां पे ले सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कंपनीज के शेयर्स हमारे पास में होने चाहिए। टेस्ला, फेसबुक, मल्टीपल, कितनी जबरदस्त ग्रोथ उनके शेयर्स में, लेकिन एक्सेस कर सकते हैं क्या? हमारी करेंसी के साथ नहीं कर सकते। हमारे करेंसी किसी गवर्नेंस के अंडर काम कर रही है, रेगुलेशन बॉडी के अंडर काम कर रही है, बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। एक जरा सोच के देखिए कि एक नॉर्मल बैंक अकाउंट हम लोग ओपन कर रहे हैं तो ओपनिंग के लिए भी चार्ज लगता है। वहां पर अकाउंट में पैसा नहीं रखेंगे तो नॉन मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है, ज्यादा पैसा रखेंगे तो टैक्सेशन भी लगता है। बराबर, लिमिट के अंदर ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा सर्विस टैक्स भी पेड करना पड़ेगा। बहुत सारी लिमिटेशंस। एक क्रिप्टो को आप इस्तेमाल कर सकते हो सिंपली अपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके। उसके पासवर्ड अगर आपने एक बार सेट कर लिए, इसका मतलब ये है कि आप दुनिया भर में किसी के भी पास में उस पासवर्ड की कॉपी नहीं है, सर्वर पे कहीं पर भी वो डेटा अवेलेबल नहीं है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। और उसके अंदर कोई एसेट अगर आपने बाय करके रख लिया तो उसका जो कुछ भी वैल्यूएशन इन फ्यूचर में बनेगा, आप उसको इमीडिएटली भुना पाओगे। अभी जरा सोच के देखिए कि वो एसेट आपके पास में पड़ी हुई है, आप किसी एक्सचेंज पे डिपॉजिट कर रहे हो, मिडिल पर्सन का एक्सचेंज है, वज़ीरेक्स, बाइनांस वगैरह बहुत सारे एक्सचेंजेस, तो आपकी क्रिप्टो किसके कंट्रोल में चली गई? उस मालिक। उसके अलावा मैंने एक रास्ता बताया आपको कि BSC वहां पे पैनकेक स्वैप पे लिक्विडिटी में रखा हुआ है, इमीडिएटली आप आपके वॉलेट से सेल कर पाओगे और इमीडिएटली आपके वॉलेट में ही USDT आएगी। तो आने वाला माल भी किसके कंट्रोल में है? अभी यहाँ पे आपके खुद। किसी को भी ट्रांसफर करना है, क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन 2 व्यक्तियों के बीच में डायरेक्टली होता है, और ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इसको रजिस्टर करने के लिए हर एक ट्रांजैक्शन किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब अगर किसी को टेक्निकल भाषा में ब्लॉकचेन क्या है ये समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, ज्यादा डीप में हमें जाना ही नहीं है। हमें कहीं से सुनने मिला था कि काली भैंस हरा चारा खाती है, सफेद दूध देती है,
इसमें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों। ये समझ में आ जाए ना कि पैसा घूम क्यों रहा है और कैसे घूम रहा है, इसका ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो रहा है, और ब्लॉकचेन का जो ट्रांजैक्शंस है ना कोई एडिट कर सकता है ना कोई डिलीट कर सकता है। प्रूफ क्या है, 2017 में इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन थी, यस और नो? यस सर। सभी लोगों ने सुना था ना? यस। 2020 में गवर्नमेंट ने क्यों उसको ओपन किया? क्योंकि बंद करने के बावजूद जो वर्ल्ड इंटरनेशनली क्रिप्टो में जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें इंडियन लोगों का शेयर्स बढ़ चुका था, वो था 33%। कितना है? 33%। और इतनी बड़ी स्टेक वहां पे मूव हो रही है और उसके आगे गवर्नमेंट को कुछ भी वॉल्यूम वहां पे नहीं मिल रहा है। शेयर्स हम लोग परचेस करते हैं तो 0.01% वहां पे वैल्यूम के आगे वहां कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को लगता है। फॉरेक्स में अगर ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो लीगल ब्रोकर है तो डेफिनेटली वहां से भी वॉल्यूम के ऊपर कुछ ना कुछ जा रहा है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई रेगुलेशन था क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि इसको हम लोग रेगुलेशन में लाए। 2020 में कहा कि आप इसको एज अ ट्रेड वहां से कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर गूगल पे पढ़िए, आप पढ़ लेना। जिन्होंने बैन किया था वही आप रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। बस क्या बोल रहे हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो 30% दे दो, लॉस हुआ तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आने वाले समय में हम लोग ये भी देखेंगे कि लॉस के सेटलमेंट भी वहां पे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियल एडवाइजरीज इस तरह से काम कर रही है कि ये लोग भी चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं और क्रिप्टो के अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसे सिचुएशन के अंदर इस माहौल में हम लोग आ गए तो मार्केट 95% ओपन है और आप सभी लोग समझदार हो। जो मार्केट 95% की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए छोड़ रहा है, अगर हम लोग अर्ली अडॉप्टर यहाँ पे बनेंगे, इनिशिएटिव हम लोग लेंगे तो आने वाले समय में बहुत सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास होगा। और ये करने के लिए यहाँ पर शुरुआत करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। एक खिलाड़ी के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा ग्राउंड चाहिए। वहाँ पे जो टीमें हैं, उसकी जो पर्सनल टीम है, वो टीम अच्छी तरीके से माहौल बना के काम करने वाली चाहिए। वहाँ पर अगर वो टीम कम पड़ रही है तो उसको ट्रेन करने के लिए एक अच्छा कोच चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे अवेलेबल हो रही है तो डेफिनेटली प्लेयर्स आज एक नॉर्मल गली के खेलने वाला भी प्रोफेशनल खिलाड़ी बन सकता है। दूसरी चीज हमने मीटिंग स्टार्ट होने से पहले डिस्कस की थी, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने क्या कहा, मालिक कौन है। लेकिन ये पूरी मीटिंग होने दो, लेकिन आप में से ही 10-15 लोग उठकर चले आएंगे, बोलेंगे साहब सच में ये किसने चालू किया वो बताओ। कुछ लोग बोलेंगे दत्ता सर ने ट्रेनिंग ली तो शायद डी इसमें लगा है, वो दत्ता सर के नाम से ही होगा। ये दत्ता स्किल कोचिंग सेंटर तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है साहब। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कोई मालिक नहीं, और वहां पे मैंने डाउ सिस्टम आपको समझा दिया। डाउ का मतलब क्या है, आप ही में से 25 लोग इस ब्लॉकचेन को गवर्न करोगे, गवर्नेंस बॉडी। अगर गवर्नेंस बॉडी के थ्रू ये देश चलाया जा रहा है तो ब्लॉकचेन भी चलाई जा सकती है। और जितनी भी ब्लॉकचेन्स यहाँ पे आई हुई है, बिटकॉइन की पहली ब्लॉकचेन आई, बिटकॉइन एक्सप्लोरर। उसके बाद में जो कॉइन सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो है इथेरियम। उसकी ब्लॉकचेन अब नंबर 1 पे है। टेक्निकल रीजंस हम लोग डीप जब एडवांस ट्रेनिंग में जाएंगे तब हम लोग कवर करेंगे। इथेरियम जब लॉन्च हुआ था तब उसके ब्लॉकचेन में क्या खास बात थी, उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता था। तो थोड़ा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझ लेते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, एक बैंक में हम लोग जाते हैं तो हमें विश्वास आता है लोगों को देखकर, वहाँ पे ट्रांजैक्शन करने की हमारी आदत बन चुकी है। क्योंकि जब से हम पैदा हुए, सबसे पहली बार जब बैंक में गए तब भी लोग ही उसको ऑपरेट कर रहे थे। पहले ज़माने में वहाँ पे पेपर के थ्रू बुक मेंटेन किया जाता था, पासबुक। अब कंप्यूटर्स ने जगह ले ली। मैंने डेटा के बारे में आपको पहले सेशन में ही बता दिया कि डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल। लेकिन आज भी हमारी मेंटालिटी क्या है कि बैंक वहाँ पे जो कुछ भी चल रहे हैं वो किसी व्यक्ति थ्रू चल रहे हैं। लेकिन थोड़ा वक्त के साथ साथ हमें ये भी सीखने का मौका मिला कि बैंक जहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज हो रहा है, और वो जगह अब एटीएम ने ले ली है। अब देखिए ना, मंडे टू फ्राइडे अगर हमें कैश की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग बैंक से ले सकते हैं, लेकिन सैटरडे संडे अगर कैश की ज़रूरत पड़ी तो
एटीएम है ये। अगर मेरे पास में कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, लोन लेना है, तो मेरे पास में बैंक का भी ऑप्शन है और एटीएम का भी आज की डेट में ऑप्शन है। अगर नए एटीएम्स अगर आप देखोगे तो उसमें अपडेट हो चुका है। आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप इमीडिएटली लोन ले सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, पासबुक प्रिंट कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस अभी एटीएम में आ चुके हैं। 1992 में बिल गेट ने कहा था बैंकिंग इज इम्पोर्टेंट बट बैंक्स आर नॉट। 1992 कितने पहले उन्होंने सोच लिया था। मतलब एक विजनरी व्यक्ति काफी आगे सोचकर ये बता देता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। उन्हीं का ये प्रिडिक्शन है कि 2030 तक सभी बैंक्स बंद हो जाएंगे और हम लोग आज की डेट में देख भी रहे हैं। पद संस्था तो छोड़ो साहब, उस पर कोई भरोसा कर भी नहीं रहा है। अच्छे बैंक्स बंद हो रहे हैं। क्यों? रिसेंटली काफी दिनों से टीवी पे एक चर्चा हो रही है, सेविंग का रेशियो और लोन का रेशियो दोनों मैच नहीं हो रहे। बैंक्स अब लोन देने में सक्षम नहीं है पहली तरह से। ये सारे रेशियो क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि पब्लिक अब अवेयर हो रही है फाइनेंशियल मार्केट में। इन्फ्लेशन रेट अगर इंडिया की बात करेंगे तो कितना है? 6 to 7%, 8% कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बराबर। कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पे 260 का भी है, कुछ कंट्रीज ऐसी जिसमें 2000% का भी है। वर्ल्ड इन्फ्लेमेशन रेट आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो टोटल कंट्रीज को आपको इन्फ्लेमेशन रेट देखने मिलेगा। मतलब किसी कंट्री में अगर 200% का है, आज का 200% का रेट आया, ये बॉटल मैंने आज 20 रुपए में खरीदी और 200% का इन्फ्लेशन रेट है, कल कितने मिलेगी मुझे? 20 रुपए की 40 रुपए, बराबर ना। आज वियतनाम, वेनेजुएला जैसी कंट्री को आप देख लो, एक कॉफी पीने के लिए वहां की 10 लाख करेंसी देनी पड़ती है। श्रीलंका की कंट्री देख लो, बंडल की बंडल ले जाने पड़ते हैं हफ्ता भर का राशन लाने के लिए। रिसेंटली पाकिस्तान जो नेबरिंग कंट्री है हमारी, उसकी सिचुएशन देख लो, करेंसी की कीमत क्या हो गई? बिल्कुल डिवैल्यूड हो चुकी है। थप्पियों की थप्पियां नोट लेके जाने पड़ते हैं अपना काम निकालने के लिए। क्यों ऐसा हो रहा है? एक बार हिस्ट्री ऑफ मनी हर एक जन देखेगा और वो सब वीडियोस आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी देखने के लिए। जिन लोगों ने अपना नाम लिखाया है, नंबर लिखा है, व्हाट्सएप नंबर, उन सबको ये सारा मटेरियल सेंड कर दिया जाएगा। डीप में एक बार देखकर समझ तो पूरी अब वो वीडियोस बनाने वाला मैं नहीं हूँ। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पढ़िए, बस हम लोग देखते नहीं, देखेंगे तो समझ जाएंगे। मैंने लास्ट सेशन जो कुछ भी हुए मेरे डीप में ली थी मैंने फाइनेंशियल हिस्ट्री, और उसमें सब कुछ बताया भी था। अब हम लोग उसमें जाने नहीं जाएंगे। जब कभी भी नेक्स्ट हमारा 2 डेज का सेशन होगा वहाँ पे हम लोग उसको फिर से कवर करेंगे। अभी हम लोग आगे जाते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। मैंने ब्लॉकचेन के बारे में बताया कि हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रही है। अब रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है? कोई एक सर्वर नहीं बिठाया जाता, माइनिंग की जाती है। कॉइन्स मार्केट में किसी एक व्यक्ति के पास में नहीं आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से आते हैं। थोड़ा सा डीप जाएंगे इसके अंदर, तो डीप में जाने के लिए तैयारी है आपकी? यस। तो थोड़ा सा मैं बोर्ड का भी इस्तेमाल यहाँ पे करूंगा। गोल्ड का कंपैरिजन सागर जी ने प्लान के इसमें ही बताया था कि गोल्ड के साथ में कंपेयर करके देखोगे तो क्रिप्टो करेंसी समझ में आएगी। डेफिनेटली वही चीज है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गोल्ड किसी लेबोरेटरी में बना हुआ मेटल नहीं है। ये उल्का के माध्यम से धरती तक पहुंचा, जहाँ जहाँ गिरा वहाँ टनों से मिट्टी निकलेगी, कणों से सोना निकलेगा। निकालने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है? कोई भी निकाल सकता है। जिस किसी ने भी निकाला वो अपना खर्चा निकालने के लिए मार्केट में बेचेगा, क्योंकि सोना निकालना इतना आसान है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, बड़ी बड़ी मशीनरीज लगेगी, वो सब निकालने के बाद उसको रिफाइन करना पड़ेगा और फिर बाद में मार्केट में पहुंचाना पड़ेगा। इस हिसाब से गोल्ड मार्केट में आता है। कोई एक व्यक्ति है कि जिसके माध्यम से गोल्ड मार्केट में आ रहा है? मल्टीपल जगहों से आ रहा है। मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसके माध्यम से सोना मार्केट में आ रहा है। अब ये सोना मुल्का के माध्यम से गिरा है तो अनलिमिटेड गिरा है क्या? लिमिटेड मात्रा में धरती के ऊपर गिरा हुआ है। जिस किसी को भी मिला वो अमीर बन जाता है, बराबर। तो यहाँ पे
लिमिटेशन है सप्लाई के बारे में, अनलिमिटेड नहीं है। करेंसी की भी सेम सिचुएशन। क्रिप्टो को अगर समझना है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डायरेक्टली भेज सकता है डिसेंट्रलाइज तरीके से, और ये जो भेजने का ट्रांजैक्शन है ये कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? ब्लॉकचेन के ऊपर। बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी 2009 में। पहला बिटकॉइन 6 रुपए में ट्रेड हुआ ऐसा बोला जाता है। आज की डेट में कितने में ट्रेड हो रहा है? 50 लाख के ऊपर एक कॉइन। कितने कॉइन है मार्केट में? 2 करोड़ 10 लाख कॉइन। अब ये 2 करोड़ 10 लाख कॉइन शुरुआत में ट्रांसफर होने लगे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ, और बीच में इस व्यक्ति ने ये ट्रांजैक्शंस करने के लिए क्या किया? ट्रांजैक्शन फी दी, गैस फी। इसको गैस फी बोला जाता है, ट्रांजैक्शन फी। और ये जो ट्रांजैक्शन फी है ये किसको मिली? जिसने ये ट्रांजैक्शंस हो रहा है, जिसने अपना कंप्यूटर लगा रखा है, उस कंप्यूटर ने ये एल्गोरिदम सॉल्व किया, पजल सॉल्व किया। इसके लिए हमको थोड़ा सा टेक्निकल घुसना पड़ेगा। क्रिप्टो यानी कि क्या? क्रिप्टो एक सांकेतिक भाषा, एक पजल है, इंक्रिप्शन। व्हाट्सएप के अंदर आप लोग खोलते हैं तो एक वर्ड वहां पे देखने मिलता है, इंक्रिप्टेड, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। पढ़ा है आपने? यस, पढ़ा है। मतलब क्या? एक व्यक्ति भेज रहा है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी भाषा में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बाद में जो व्यक्ति को मिला तो वहां पे उसके नॉर्मल भाषा में दिखेगा। उदाहरण से समझते हैं। पहले जमाने में जब राजा लोग वार, युद्ध लड़ा करते थे, तो आपस में मैसेज वहां पे सेंड किया जाता था। मेरी टीम को मैसेज अगर मुझे भेजना है, मैं अगर डायरेक्ट लिख कर भेज दूं और बीच में उसको कोई पकड़ कर पढ़ ले, तो मेरी आगे की रणनीति क्या होगी ये दुश्मन टीम को पहले से पता चलेगा, बराबर। तो उसको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि वो सिर्फ मैंने लिखा हुआ मेरी टीम को ही समझ में आए। तो नॉर्मल भाषा में लिखकर जमेगा क्या? नहीं जमे। तो कंप्यूटर की भाषा में उसको बोलते हैं इनक्रिप्ट करना। तो ये जो ट्रांजैक्शन सेंड हुआ ये इनक्रिप्टेड है, तो वहीं से शब्द निकल के आया क्रिप्टेड। एक ग्रीक वर्ड है, सांकेतिक भाषा। तो ये क्रिप्टेड वर्ड का मतलब ये हो रहा है कि ये ट्रांजैक्शंस यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो चुका है अलग अलग कंप्यूटर्स के पास। जिस कंप्यूटर ने उसको सेटल किया वहां पे कुछ ना कुछ कॉइन, ये जो गैस फी की है, उस कंप्यूटर को एज ए रिवॉर्ड बोल के मिले। अब किन लोगों ने ये कंप्यूटर लगाए हैं? आसान भाषा में समझते हैं, ये कंप्यूटर उन लोगों ने लगाए हैं जिन लोगों को बिटकॉइन कमाने की इच्छा है। मैं आपके सामने 2 ऑप्शन रखूं, 50 लाख का बिटकॉइन है, ले लो। और दूसरा ऑप्शन रखूं कि 50 लाख का बिटकॉइन आपको कमाने का मौका है, बस 2-3 लाख रुपए खर्चा करके एक कंप्यूटर ले लो। तो कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे? दूसरा वाला, जिसमें कमाने का मौका है। पहला वाले ऑप्शन में जाने वाले लोग थोड़े से मार्केट के प्रति रिस्पॉन्सिव रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे। क्यों? 50 लाख देके बिटकॉइन खरीदा है, उसका भाव एक दिन में 40 लाख भी हो सकता है, एक दिन में 60 लाख भी हो सकता है। वोलेटिलिटी कितनी है? लगभग 20 लाख रुपए की वोलेटिलिटी दिन भर में। तो 50 में लिया, 40 हुआ, 10 लाख रुपए का घाटा। बीपी क्या होगा उसके साथ में? कम ज्यादा होता रहे, क्योंकि 50 लाख लगाया ना। दूसरा, ये कंप्यूटर लगा दिए हैं, 2-5 लाख रुपए खर्चा किया है। इनकी कंप्यूटर की एक पावर है, उस पावर के माध्यम से वो पजल सॉल्व कर रहे हैं। जिस कंप्यूटर ने सॉल्व किया उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो यहाँ से मेरे पास में बिटकॉइन जमा होना चालू हो गया। इसलिए मैक्सिमम लोगों ने कंप्यूटर की खरीदी की बजाय उसको माइनिंग का रास्ता चुना। और कितने लोग माइन कर रहे हैं? करोड़ों लोग माइन कर रहे हैं। और करोड़ों लोगों के पास में ये 2 करोड़ 10 लाख कॉइन में से कुछ कॉइन पहुंच रहे हैं। इनको बोला जाता है माइनर्स। मशीन लगाई, मशीन ने काम किया, काम के बदले में उनके पास में बिटकॉइन आए। तो काम करने का ये जो तरीका है माइनिंग का, इसको बोला जाता है प्रूफ ऑफ वर्क। जितने ट्रांजैक्शंस वहां पे वेरीफाई किए, उसको सबमिट किया, ये काम उन्होंने प्रूव किया कि उन्होंने एक्चुअल में किया है, बदले में उनको बिटकॉइन यहाँ पे मिले। अब इस तरीके में इलॉन मस्क में एक लास्ट
2-3 साल पहले एक ट्वीट किया था कि मैं बिटकॉइन में टेस्ला के इसमें कुछ बिटकॉइन खरीदी कर रहा हूँ, तो मार्केट कहाँ गया था? डायरेक्टली ऊपर, लगभग 16,000 से 65,000 के $65,000 के बीच। उसके बाद ऊपर जाने के बाद में थोड़ा बहुत माल उन्होंने निकाला और क्या बोला, बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए जो कंप्यूटर्स लगाए हैं उनकी हैश पावर इतनी है, वो इतनी ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं कि ये बिल्कुल भी हमें परवड़ने लायक है नहीं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर कंज्यूम हो रही है। तो बिटकॉइन को क्या करना चाहिए? ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। बस इतना सा ट्वीट उसने कर दिया, बिटकॉइन वहाँ से क्या हुआ? थोड़ा नीचे आया। थोड़ा बोलते बोलते क्या है, लगभग 16,000 उसने टच कर लिया था, कुछ ही महीने पहले की बात है। अब वापिस बिटकॉइन कहाँ है? ऊपर है। कोई बता सकता है क्यों ऊपर है? 100 DSC का रिवॉर्ड है इस सॉल्यूशन पे। हालविंग, ओके, एक कारण हालविंग भी है। हाँ, ETF में परवानगी मिली, वो भी बराबर है। मुझे जो रीजन चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिला। बिटकॉइन ब्लॉकचेन 2009 में बनी थी, उसकी पैरेलल चलने वाली एक ब्लॉकचेन बिल्ड हो जा रही है, जहां पर नया तरीका इस्तेमाल होगा माइनिंग करने का, वो है प्रूफ ऑफ स्टेक। उस ब्लॉकचेन को बोला जा रहा है फ्रैक्टल बिटकॉइन। कितने लोगों ने फ्रैक्टल बिटकॉइन के बारे में सुना है? नहीं सुना। आपको डीप में बाद में समझने का मौका मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि ये बिटकॉइन जो है वो मैं यहाँ पे खरीदी कर लूंगा, अपने वॉलेट में रखूंगा और बदले में मुझे वहाँ पे बिटकॉइन कमाने का या ट्रांजैक्शन अप्रूवल का मौका मिलेगा। हम लोग जो बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन पहली तरह से कंप्यूटर लगा के माइन कर रहे थे, वो करने की जरूरत है क्या? अभी नहीं। सिर्फ बिटकॉइन को हमारे वॉलेट में रखना है, कितनी मात्रा में हमने बिटकॉइन रखे हैं उसको स्टेक करना है, बदले में हमारे वॉलेट में ही अप्रूवल्स होने चालू हो जाएंगे और हमारे पास में रिवॉर्ड वहाँ पे आना चालू हो जाएगा। तो फ्रैक्टल बिटकॉइन हम लोग वहाँ से कमा सकते हैं। यह है सेकंड तरीका, जो कि इथेरियम ने बनाया था। तो इथेरियम 2.0 आने के बाद वो भी अब प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट हो चुका है। आज जितनी भी ब्लॉकचेन बनी है उसमें से मैक्सिमम ब्लॉकचेन इथेरियम से जुड़ी हुई है। ब्लॉकचेन में होता क्या है, कुछ सेकेंड में एक ब्लॉक क्रिएट होता है। जो भी व्यक्ति उस समय के बीच में, मान लेते 12 सेकेंड का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे रख लिया, उतने देर में वो उन 12 सेकेंड में जितने व्यक्तियों ने ट्रांजैक्शंस कर लिए सबके सब इस ब्लॉक में रिकॉर्ड हो जाएंगे। और इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त हर एक ट्रांजैक्शन का एक ट्रांजैक्शन हैश बनेगा और उसका ब्लॉक वहाँ पे सेव हो जाएगा। अगले 12 सेकेंड में जितने ट्रांजैक्शंस होंगे सब रिकॉर्ड होंगे और ब्लॉक वहाँ पे सेव हो जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि हमें ब्लॉकचेन देखते वक्त आगे समझ में आना चाहिए क्या ये ब्लॉकचेन हमारे लायक है या नहीं। तो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे समझ में आ जाएंगे, रिकॉर्ड हो रहे। अब जितने भी वैलिडेशन करने वाले लोग हैं जिन्होंने ये कंप्यूटर्स वहाँ पे ले रखे हैं, अब उनके पास में क्या है, वॉलेट्स जिसके अंदर स्टेक ले रखी है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक है, एनर्जी का कंजम्पशन कोई नहीं हो रहा है, उन्होंने वहाँ पे स्टेक खरीदी कर ली है। और ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ये रिकॉर्ड करने के लिए क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल किया है। जैसा मैंने गूगल ड्राइव का उदाहरण आपको पहले ही समझा दिया था। तो क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे सारे के सारे ट्रांजैक्शन, सारे के सारे ब्लॉक रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो अब देखिए इस ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड होने के बाद दुनिया भर के जितने भी ये जो माइनिंग करने वाले लोग हैं अब प्रूफ ऑफ स्टेक पे आए हैं, तो इनको बोला जाता है वैलिडेटर्स। पहले क्या बोले थे, माइनर्स, अभी क्या बोल रहे हैं, वैलिडेटर्स। सिर्फ शब्द की चेंज हुआ है लेकिन काम वही है और तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ जिससे एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा ना हो।
तो अभी लेटेस्ट में जो इस्तेमाल होने वाली ब्लॉकचेन है उसके अंदर ये तरीका इस्तेमाल होता है। और सभी की सभी ब्लॉकचेन एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक इकोसिस्टम बिल्ड किया जा रहा है। वो बनाने वाले हमसे पहले से शुरुआत कर चुके हैं। क्या हमें अलग से खड़ा करने की जरूरत है? जो उन्होंने खर्चा एक्सपेंडिचर उसके ऊपर किया है हम उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब क्या? कोई भी आकर अपनी टेक्नोलॉजी उससे इंटीग्रेट कर सकता है। जब टेक्नोलॉजी बराबरी की हो तो खुद ब खुद वो जुड़ जाती है। उसको इंटीग्रेशंस कहते हैं टेक्निकल भाषा में। और आज की डेट में हमारे सबके सामने, जैसा मैंने कुछ कंट्रीज के उदाहरण आपको शुरुआत में दिए, तो हमने क्या देखा? साइबर अटैक सबसे ज्यादा हो रहे हैं। तो ब्लॉकचेन के अंदर जितने ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, जितने वैलिडेटर्स हैं, उतनी ज्यादा ये जो चल रही है उनको बोला जाएगा नोड्स। नोड्स का अगर शाब्दिक अर्थ हम लोग देखेंगे तो होता है गांठ, गांठ बांधना। समझ में आ रहा है? तो ये ब्लॉकचेन से मारी हुई गांठें हैं जहां पे एक एक कॉपी ब्लॉकचेन की रिकॉर्ड हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर क्रैश हुआ था और दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया। एयरलाइन डिस्टर्ब हो गई, शेयर मार्केट डिस्टर्ब हो गया। कितने लोगों ने न्यूज़ सुनी थी? लगभग सबने सुनी, क्योंकि हमारे इधर भी काफी सारे इम्पैक्ट उसकी वजह से हुए और हमने भी काफी सारा नुकसान उस दिन झेला है। क्योंकि एक ही सर्वर पे चलने वाला सिस्टम अगर है और वो सर्वर अगर फेल हो गया तो वहां पे नुकसान होना तय है। गवर्नमेंट ने ब्लॉकचेन को बंद किया, ऐसा कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। ब्लॉकचेन मतलब क्या है? डेटा स्टोर करना। और दुनिया भर में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग उसको सेव कर रहे हैं। मुझे बताइए स्टॉप कर करके कितने लोगों को करेंगे? अगर इस नेटवर्क के ऊपर किसी को कंट्रोल करना है तो आपको आधी से ज्यादा ये जो कंप्यूटर्स की क्षमता है उसमें से उतनी स्टेक आपके पास में होनी चाहिए। किसी भी कंप्यूटर को हैक करने के लिए उससे ज्यादा की पावर आपके पास में होनी चाहिए। उदाहरण से समझते हैं, मैं हूं सिंगल पसली, मुझे अगर कुश्ती में किसी को हराना है तो मेरे सामने मेरे से डबल ताकत वाला कम से कम इंसान चाहिए, तो ही वो मुझे हरा पाएगा। कंप्यूटर की भाषा में समझेंगे तो हर कंप्यूटर की एक अपनी हैश पावर होती है, अपनी एक क्षमता होती है। उस क्षमता से ज्यादा का कंप्यूटर अपने पास में है तो ही हम सामने वाले कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स के कंप्यूटर लगे हुए हैं, इन्हें अगर हैक करना है इसका मतलब क्या है? हमें उनसे ज्यादा पावर्स वहां पे लगेगी। तो बिटकॉइन को अभी हैक क्यों नहीं किया जा सकता? इतने ज्यादा माइनिंग करने वाले लोग हैं, इतने जगह पे उसकी कॉपी रिकॉर्ड हो रही है। एक कंप्यूटर को हम लोग बंद कर सकते हैं, 10 को कर सकते हैं, किसी स्टेट के कर सकते हैं, किसी कंट्री के कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी आप जरा सोच के देखिए कि दुनिया भर का इंटरनेट एक साथ में ठप हो गया, या फिर दुनिया भर की इलेक्ट्रिसिटी एक साथ में चली गई। हो सकता है? अभी आज की लाइफ सोचिए, नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। इसका मतलब ये चीजें कभी भी हो नहीं सकती। इसीलिए बोला जाता है कि ब्लॉकचेन इज अनस्टॉपेबल। और ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये गवर्नमेंट से आई हुई वर्डिंग थी 2020 में। वो पेपर उठा के देख लीजिए। ब्लॉकचेन इज अनस्टॉपेबल, सो वी विल ट्राई टू रेगुलेट देम। हम लोग बंद नहीं कर सकते, बस हम कोशिश करेंगे इसको रेगुलेट करने की। और गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, उसमें सबसे पहली गवर्नमेंट अगर इंडिया के अंदर किसी स्टेट की थी तो वो थी कर्नाटका गवर्नमेंट। और कर्नाटका गवर्नमेंट के प्लानिंग कमीशन हेड गौड़ा जी, जिनके साथ में हमने 28 जनवरी को मीटिंग की थी। सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, बैंकिंग के सभी ऑफिशियल्स थे। और इस बीच में वो मीटिंग हुई थी, यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग है, आप आज भी देख सकते हो। तो आप गवर्नमेंट ये नजरिए से सोच रही है कि बॉस इसके अंदर कुछ ना कुछ आगे होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए। हमारे देश का डेटा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमारे देश के ऊपर भी कई सारे साइबर अटैक्स हुए हैं और इनसे अगर बचना है तो हमें ब्लॉकचेन पे अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये कोई चॉइस नहीं है साहब, इसके आगे दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो हर किसी को ये अडॉप्शन करना ही है। अगर सब लोग करने ही वाले इन फ्यूचर में तो बॉस हमें इनिशिएटिव लेने का और इस मार्केट से अपॉर्चुनिटी उठाने का एक मौका है। और जो लोग करेगा उसके पास में फिर वो जो
ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है साहब। कुछ लोग यहाँ पे दुगना करने के लिए आए होंगे, 3 गुना करने के लिए आएंगे। मैं हमने एक एक स्क्रीन में 10-10 गुना 100-100 गुना किए हैं और इसके लाइव एग्जांपल्स हमने दिखाए भी है मार्केट। टेक्नोलॉजी का खेल है सब, जो समझेगा ना उसको समझ में आएगा। इतना डीप में सिखाया जाएगा आपको कि किसी क्रिप्टो का रेट क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, क्या कैलकुलेशन होती है, जब गिरता है तो किस हिसाब से गिरता है, उसको अगर बॉटम मिलेगा, सपोर्टिंग बॉटम मिलेगा तो क्यों मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये सब सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन ये सीखने के लिए आपको अपने आप को सरेंडर करना होगा। एक्सट्रीम पेन जैसा कि जामले साहब ने बताया वहाँ पे डेफिनेटली है, क्योंकि हमारी सीखने की उम्र ऑलरेडी गुजर चुकी है और 40 की उम्र के बाद में बैठा भी नहीं जाता, थोड़े बहुत बाकी के भी दर्द चालू हो जाते हैं। अगर आप वहाँ पे सरेंडर करने के लिए रेडी हो तो मेरी तरफ से एक कमिटमेंट है, डिजिटल स्किल कोचिंग, इसकी मैं वेबसाइट आपको दिखाऊंगा। इंटरनेशनल ट्रेनर्स, सर्टिफाइड ट्रेनर्स, बाइनांस द्वारा सर्टिफाइड ट्रेनर्स, किसी क्रिप्टो की ऑर्गेनाइजेशन से डिजिटल सर्टिफिकेशन कंप्लीट किए हुए ट्रेनर्स, उसके साथ साथ जामले साहब की तरह हंसते खेलते सिखाने वाले ट्रेनर्स, ये सब के सब आपको डिजिटल स्किल कोचिंग के अंदर देखने मिलेंगे। अब टेक्नोलॉजी बनाने का जिम्मा मैंने लिया है, मेरा क्या इंटेंशन है वो भी समझ लेते हैं। शिरसाट साहब ने जब मेरे साथ में शुरुआत करने की सोची तो उन्होंने पहले मुझे टटोला। 3 महीने तक उनका रिसर्च जारी था कि क्रिप्टो में मार्केट में चल क्या रहा है और उसमें से अगर करना है तो क्या करना है। उन्होंने कुछ बहुत सारे ऑप्शंस मेरे सामने लेके आए, मैंने उस ऑप्शन का पोस्टमार्टम किया और बताया कि बॉस इसमें से इनमें ये प्रॉब्लम से, इसमें ये प्रॉब्लम से, ये इतनी देर चलेंगे। उसमें से कुछ भविष्यवाणियाँ सच होने तक उन्होंने वेट भी किया। उसमें से जब वो भविष्यवाणियाँ सच हुई तब मेरे पास दोबारा आए और फिर बाद में उन्होंने ये बोला कि इस भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय क्यों ना हम लोग हमारा अस्तित्व वहां से खुद को पकड़ दें। क्योंकि अगर कहीं पे अगर दाल खराब है या दाल में कुछ काला है, समझ में नहीं आ रहा, तो मतलब नहीं ना उस भीड़ का हिस्सा बनने का। हम लोग खुद का अस्तित्व बना सकते हैं। बस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक अच्छी नीयत चाहिए। दूसरा, इस टेक्नोलॉजी को बनाने की समझ चाहिए। जितनी समझ हम तक है हम लोग वहां तक ले जाएंगे, उसके आगे की समझ देने वाले लोग हायर कर लेंगे ना। ऑलरेडी आप देख रहे हो रोज की जूम मीटिंग चलती है, कितने लोगों को लगता है कि वो लाइव वहां पे बात करते हैं? अब वो सब एआई से माध्यम से मैनेज हो रहा है। टेक्नोलॉजी के मास्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, सागर जी मास्टर है साहब। जैसे जामले साहब ने बताया, टेक्नोलॉजी बनाना इतना आसान नहीं, लोग 3-3 साल लगाते हैं, 1.5 महीने में कैसे बनी। दिन रात सोए नहीं है, पूछ लेना, मैं लास्ट में वीडियो आपको दिखाऊंगा। लास्ट वीक मैं आईसीयू में था, मेरा बीपी था 30-60 और ओटो था 50 के नीचे। मेरे भाई भी यहाँ पे साथ में मेरे साथ में आए हुए, मेरे फैमिली के कुछ लोग भी बैठे हुए। इस वजह से बैठे हुए कि वो चाहते थे कि ये मीटिंग भी कैंसिल कर ले, डॉक्टर ने मना किया। बस दिमाग में क्या चल रहा है, लोगों का वहां पे इनिशिएटिव लिया है हमने, डेवलपमेंट हम पूरा करेंगे। साथ में मेरा बच्चा भी साथ में है, मेरा लड़का भी यहाँ पे है, सर को जो लैपटॉप लगाने के लिए मदद कर रहा था। माइनिंग करता है, खुद के स्कूल की कॉलेज की फीस खुद कमाता है, मैं नहीं देता। इससे भी बड़ा लड़का है जो अभी मेडिकल की तैयारी कर रहा है। अभी थोड़ा सा पढ़ाई का ज़्यादा लोड है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको हटा दिया बाजू को। मैंने बोला तू उधर ध्यान दे दे, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई करते वक्त तो इधर कमाई तीरी करने की कोशिश करेगा तो शायद उधर ऑपरेशन में कुछ चूक ना कर। हम किसी के पैसों के साथ में खेल सकते, किसी की जान के साथ में नहीं खेल सकते। तो पैसों का क्या है, ऊंच नीच, प्रॉफिट लॉस, ये लाइफ की स्टोरी है, आता रहेगा जाता रहेगा। और मैंने आपको पहले से ही शुरुआत में बता दिया कि सिस्टम के पास में लिक्विडिटी है, टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें, कम्युनिटी की कमी है। अगर कम्युनिटी के जिम्मा आप लेने वाले होंगे तो मेरा वादा है, आप दुगने तिगने के लिए आए हो, मैं यहाँ से आपको 200-300 गुना करके डेफिनेटली दूंगा। क्योंकि ये
ये देने के लिए मुझे जेब से नहीं देना, मुझे बस टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी है और ऑलरेडी मिंटिंग करनी है कुछ ऐसे कॉइन के साथ जो कॉइन आगे बहुत तेज भागने वाले हैं। तो ये मिंटिंग शब्द को यहाँ पे समझ लेते हैं, मिंटिंग क्या होती है। मान लेते हैं डीएससी नया है, ये एक पाल है, पाल पता है ना, चिपकली। ये ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती, घोड़ा तेज दौड़ता है बराबर। पाल की, ये चिपकली की और घोड़े की कभी बराबरी हो सकती है क्या भागने में? नहीं हो सकती। लेकिन घोड़े के बराबर से भागने का मौका उस चिपकली के पास भी है। कैसा है? क्या करना पड़ेगा चिपकली को? घोड़े को चिपकना पड़ेगा। चिपकली का काम चिपकना है ना, उतना वो कर सकती है ना, उसकी उतनी एबिलिटी है ना, इसका मतलब काम हो सकता है। घोड़े के तेजी से चिपकली भाग सकती है, बस उसको चिपकना पड़ेगा। हमारा डीएससी जहां तक भगाने की क्षमता आप लोगों में है, उसके आगे भगाने के लिए हमें ऐसे कॉइन का हाथ पकड़ना होगा जो हमसे तेजी से भाग रहा है। और ऐसे कुछ कॉइन हमने वहां पे नोट डाउन कर रखे हैं जिन पे हमारी नज़र है। और आने वाले कुछ ही दिनों में आपका जो अभी यूएसडीटी के साथ में बना हुआ डीएससी का पेयर है, उसके साथ में कई सारी लिक्विडिटी वहाँ पे अलग अलग कॉइन में आपको देखने मिलेगी। वो कॉइन तेजी से भागेंगे और आपको दुगना तिगना जो आप उम्मीद लेके बैठे हो, इससे कई गुना आपको वहाँ पे मिलेगा। तो डाओ के सेशन में मैंने ऑलरेडी 6-6, 7-7 घंटे की, पहले बार जब इन लोगों की मानसिकता बनानी थी प्रोडक्ट बेस से डिजिटल की तरफ जाने की, इसमें 12-12 घंटे के सेशंस लिए, काफ़ी डीपली इनके सवाल लिए, जवाब लिए। और किसी भी प्रकार का आपका सवाल हो, बिंदास होकर आप उतरिए, क्योंकि जब अच्छी कम्युनिटी वहाँ पे, मैंने इन्हीं लोगों के साथ में डेवलपमेंट क्यों की, शुरुआत क्यों की, मेरे भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस था, मुझे भी इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ करना था। लेकिन 15 मई को मेरा बर्थडे था, तो मैंने डिक्लेरेशन दे दिया था, अब मैं नेटवर्किंग फील्ड में नहीं उतरूँगा और मैं कुछ नया डेवलप भी नहीं करूँगा। उस सालों के बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक सेटल इनकम, ये जो वैलिडेटर्स कमा रहे हैं उसके थ्रू मैं बना रहा हूँ। तो काम करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम वहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ पैसा वहाँ से आराम से बन जाता है और उतने में मेरा सब चल जाता है। बाकी बचा जो कुछ भी बनाना है वो किसी टीम के साथ में मैंने बनाने की कोशिश की। इनिशियली 6-7 महीने हो चुके हैं लगभग उस बात को, जब मैंने इनिशिएटिव लिया था। लेकिन मैक्सिमम लोगों का इंटेंशन क्या था वो मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ आज की इस मीटिंग में। वो लोग क्रिप्टो बैकग्राउंड से ही थे, कहीं का किसी टोकन में, कॉइन में काम किया, बहुत सारी लायबिलिटी आई। उनका एक ही इंटेंशन था कि उनके वो गड्ढे भरने के लिए उनको नया गड्ढा बनाना था। तो मैंने ऐसे लोगों को वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, टेक्नोलॉजी बनानी शुरू कर दी खुद के पैसे से। लेकिन काम उन्हीं के साथ में करना था जो वहाँ पे इनिशिएटिव ले सकते थे, हार्ड वर्क कर सकते थे। और मैंने वो हार्ड वर्क देखे साहब, जो यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग हैं जिन्होंने किए हैं, लाखों लोगों की टीम उन्होंने बिल्ड की है। और मैंने इनको सिर्फ टारगेट दिया है, आपके जो कैलकुलेशंस है वो सब साइड में रखिए। 9 लाख आईडियो का डेटा है इनके पास, उसका 50% करेंगे तो 4.5 लाख, 25% करेंगे तो 2.25 लाख, 10% करेंगे तो 90,000। मुझे सिर्फ 10,000 आईडी दे दो। 10,000 आईडियो में ओड लग जाएगी बाहर से, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर की और बड़े बड़े क्रिप्टो इकोसिस्टम की, डीएससी को लेने के लिए। आज के डेट में डीएससी को कोई भी ले सकता है कि जिसके पास में डॉलर से नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। कल ढूंढते हुए आएंगे लोग आपको, ये मेरा वादा है। तो भाई डीएससी बाहर से मैं वहां से खरीद नहीं सकता, वहां पे बेचने के लिए तो तुमने रखे हैं, लेकिन सिर्फ कम्युनिटी वाले के पास भी हो जा रहा है। और इतना तेजी से रेट बढ़ रहा है ना, तो हमें भी चाहिए। ये खरीदने के लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। और जो रेट चल रहा है ना, उसे 1 रुपया 2 रुपया ज्यादा देके बेचो, बिंदास बेचना है। नहीं तो बहुत सारा इकोसिस्टम आपको बिल्ड करके मैं दे दूंगा।
अब ब्लॉकचेन वहाँ पे बन रही है, ट्रांजैक्शन बहुत सारे आने चाहिए, यहाँ पे सिस्टम में बहुत सारा प्रॉफिट भी जनरेट होगा। हर ट्रांजैक्शन जितने भी होंगे, आज जिस ब्लॉकचेन पे हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन के पीछे कितना पे कर रहे हैं हम लोग? 9 रुपया हर ट्रांजैक्शन के पीछे, 10 सेंट लग रहा है लगभग, बराबर। मतलब करोड़ों ट्रांजैक्शंस रोज में हो रहे हैं। 9 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए, बीएससी स्कैन वाला रोज कितना कमाता होगा, बीएससी स्कैन के वैलिडेटर्स कितना कमाते होंगे। कैलकुलेशन दिखा होगा तो चौंक जाएंगे आप लोग। करोड़ों में है, 6 से 7 करोड़ रुपए डेली। और नोट्स किसको मिली थी? जो अर्ली अडॉप्टर थे उनको। डीएससी की भी नोट्स मिलेगी। आज 90 पैसे का था, लोगों ने इग्नोर कर दिया। कोई 2 रुपए 2.5 रुपए में भी उसके समझ में नहीं आएगा, इग्नोर करेगा। लेकिन आने वाले समय में इसका रेट क्या होगा 10,000 आईडी के बाद, कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में, जो 1 डे का ट्रेनिंग सेशन होगा या 2 डे का होगा। आइए कभी साथ में बैठते हैं चाय पे। और बॉटल के साथ में बैठे बाकी ये जो ब्लॉकचेन है ये आपको डिसेंट्रलाइज तरीके से इकोसिस्टम देगी, सिक्योर है, सेफ है, स्पीडफुल है। बीएससी स्कैन से 10 गुना का स्पीड अभी इनिशिएटिव लेवल पे है। बीएससी स्कैन का अभी का स्पीड है 745 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड और हमारी डीएससी की ब्लॉकचेन 7,500 ट्रांजैक्शंस अभी से कर सकती है। आने वाले समय में इसको 10 गुना बढ़ाया जा सकता है एज इट इज टेक्नोलॉजी के साथ, सिर्फ चाहिए कम्युनिटी। तो ट्रांजैक्शंस कितने होंगे पर सेकेंड? 75,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। तो बाइनांस दुनिया भर में एक्सचेंज के इसमें नंबर 1 पे है। और उससे आगे अगर जाना है तो उसने जहाँ तक की मजल मारी है ऑलरेडी वो तो हमने कॉपी कर लिया, अब उसके आगे की टेक्नोलॉजी हमने बनाई। तो उससे 10 गुना अभी हम लोग है और उससे 10 गुना आगे जाने की तैयारी हम लोग रखते हैं अभी के लेवल पे, जो मैं आगे आपको लाइव दिखाऊंगा। बाकी बची गैस फी की बात, तो अभी तो हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी से ज़्यादा गैस बिके, लेकिन बांटनी भी कम्युनिटी में ही है। क्योंकि जो भी नोड होल्डर्स, जो भी डाउ मेंबर्स होंगे, इनके लिए 25 नोड सिस्टम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 18 महीने के लिए, कोई साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 30 साल के लिए प्लानिंग बना के डीएससी के साथ में आएगा। पूरी लाइफ ज़िंदगी मुझे बिल्कुल किसी की चाहिए भी नहीं। बहुत सारे लोगों का इंटेंशन होता है 10 साल मेरे लिए दे दो, 5 साल दे दो, मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए। मुझे 18 महीने आपके प्रॉपरली चाहिए। इसमें से जो भी लोग टॉप 25 में आएंगे उनको डाउ मेंबर्स इस सिस्टम में बनने का मौका है। ऑटोमेटिकली वो डाउ यहाँ पे बन सकते हैं, गवर्नेंस कर सकते हैं, इस बॉडी के अंदर वोटिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको ये नोट्स भी मिलेगी। डेफिनेटली उसके लिए भी उनको पे करना होगा, लेकिन उसके लिए भी स्ट्रैटेजी हमने ऑलरेडी बना रखी है। किस तरह से वो कमाएंगे और उसके अंदर डालेंगे, उसकी स्ट्रैटेजीज है, वो समझेंगे आप तो ईजिली वो अचीव हो जाएगा। यहाँ पे एक बार आ गए तो कोई MLM करने की ज़रूरत नहीं। ब्लॉकचेन के ऊपर लाइफ टाइम में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे उसमें से 25% ये 25 लोगों में कंटिन्यूसली लाइफ टाइम मिलता रहेगा। जब तक ये हयात है इनके वॉलेट में आएगा। वो वॉलेट का पासवर्ड अगर फैमिली के लिए दिया है तो उनको भी वो कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। बाकी बची कम्युनिटी मेंबर्स 99 लोग ऐसे होंगे कम्युनिटी से जिनको इसके अंदर नोड लेने का मौका मिलेगा। कम अमाउंट से नोड वो लेंगे और वहाँ पे इसी कमाई में से, टोकन की कमाई में से वो ले सकते हैं। ऐसी अमाउंट्स वहाँ पे रखी हुई है। आने वाले समय में वो भी आपको उस ट्रेनिंग सेशन में समझाया जाएगा कि नोट्स किस तरह से ली जाती है, मेंटेन की जाती है। बाकी 50 लोग हम लोग नेशनल इंटरनेशनल लोग लेंगे, फाइनेंसर लोग, जो कि इंस्टीट्यूट होंगे। इंस्टीट्यूशनल मनी को हम लोग वहाँ पे इन्वाइट कर रहे हैं और काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूशनल मनी लाने की क्षमता हम लोग ऑलरेडी रखते हैं। और लास्ट इकोसिस्टम के अंदर हमने 2000 करोड़ रुपए की फंडिंग सिर्फ इंस्टीट्यूशनल फंड वहाँ पे इकट्ठा करके ऑलरेडी उस इकोसिस्टम में लगाया हुआ है। नंबर 3 पे 2024 के टॉप प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट वो है। मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा,
इन फ्यूचर में कभी मौका मिलेगा तो उस इकोसिस्टम के साथ में हम लोग जुड़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, और वो भी वहाँ पे एज ए पार्टनर्स हमारे साथ में इस ब्लॉकचेन के अंदर एंटर होंगे। बाद में ये हो गया ब्लॉकचेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर। आपको बस इतना ध्यान में रखना है, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, काली भैंस हरा चारा सफ़ेद दूध, ज़्यादा कैलकुलेशन में मत पड़िए। टेक्नोलॉजी से पैसा कैसे बनता है ये समझाने के लिए ऑलरेडी ट्रेनर आपके साथ में है, आपके अपलाइंस आपके साथ में है, डाउ मेंबर सिस्टम के साथ में ऑलरेडी खड़े हैं, जाबले साहब के तरह कोच करने वाले सारथी हमारे साथ में खड़े हैं। तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ तक जाने वाले हैं। कुछ समझ में आए तो भी इस बस में बैठिए, कुछ समझ में नहीं आए तो भी इस बस में बैठिए। डेस्टिनेशन तक ले जाने की जिम्मेदारी वो ड्राइवर्स, वो डाव उनके कंट्रोल में अभी चलते हैं कुछ लाइव सेशंस की तरफ, जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती है, क्या ऑप्शंस उसके अंदर होते हैं उसको समझेंगे। और फिर बाद में एक गुड न्यूज़ वीडियो है जो किसी को भी यहाँ पे किसी को भी पता नहीं मेरे अलावा, तो मैं उस वीडियो को यहाँ पे प्ले करूँगा, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर आने के बाद सब लोग रुपीज़ में बात करते हैं कि डॉलर में। डीएससी की ब्लॉकचेन के ऊपर आने के बाद लोग रुपीज़ में बात करना चालू करेंगे। यूएस वाला व्यक्ति भी सोचेगा कि मेरे पास में आया ना आया। तो क्या मैजिक है, क्या स्ट्रेटजी है, और किस वजह से हम लोगों ने इकोसिस्टम के अंदर इतनी जल्दी ब्लॉकचेन वगैरह बिल्ड की, रात दिन एक किया, इसके पीछे की स्टोरी उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी। और वो कैलकुलेशन भी समझ में आएगी कि क्यों हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी के लिए सोच रहे हैं। अब बहुत सारे इकोसिस्टम अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रिप्टो के ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत जितना पैसा लोगों ने लगाया वो कैलकुलेशन देख कर दिमाग हिल जाता है, और उन पैसों का आज कोई महत्व नहीं बचा, ना ही उसकी कोई वैल्यू बची है। तो ऐसे इकोसिस्टम में से जो टारगेट उन्होंने रखा था कि प्राइस को बड़ा करना, ऐसा कोई हमारा प्राइस नहीं है। डीएससी का भाव बढ़ेगा भी वक्त के साथ, गिरेगा भी वक्त के साथ। बढ़ाने वाली भी कम्युनिटी है, बाहर का कोई ट्रेडर इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, बड़ा फंड्स वाला एंटर नहीं कर सकता। बढ़ाएगी भी कम्युनिटी, खाएगी कम्युनिटी। यहाँ पर जो कुछ भी इकोसिस्टम है अपना सब, कोई भी ऐसा पेयर आप पैन के साथ पे मुझे दिखाइए कि जहाँ पर खरीदी करने के लिए मनाही है और बेचने के लिए खुली छूट है। एक में ऐसा कॉइन या टोकन वहाँ पे अवेलेबल है जिसका नाम है सिर्फ डीएससी। तो भीड़ से अगर आपको खुद का अस्तित्व अगर खड़ा करना है तो अलग कुछ तो करना पड़ेगा। तो शुरुआत ही अलग से वहाँ पे हुई है, और डेफिनेटली इसकी वजह से अभी तक जो कुछ भी किया था इसमें मैंने लोगों को टारगेट दिया था कि डीएससी को बस जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ तक पहुँचा के दिखाइए उस रेट तक। अब वो टारगेट खत्म हो चुका है, उसको हिला भी नहीं पाए कोई। अब उसकी जर्नी स्टार्ट होगी रियल में, जहाँ से उसकी प्राइस आसमान छूना चालू करेगी। लेकिन प्राइस के मोटिवेशन में मत जाइए, क्योंकि प्राइस को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक कंट्रोल करती है, बनाने वाला कभी नहीं। जितने बायर जा जाएंगे प्राइस ऊपर जाएगा, जितने सेलर ज़्यादा जाएंगे रेट नीचे जाएगा। लेकिन प्लान में हमने एक मैजिक कर रखा है जो आपका हमेशा साथ देगा। वो मैजिक ये है कि बढ़ती हुई प्राइस में भी आपको जितना कमिट किया है उतना मिलेगा, और जब प्राइस गिरती रहेगी जितना कमिट किया है उतना मिलता रहेगा। तो जो कमिट है दुगना तिगना वो तो बुरी से बुरी हालत में भी पूरा होने वाला है। तो जहाँ रिस्क नहीं, जहाँ पर सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यार रिस्क नहीं, वहाँ इसकी करना चाहिए।